नमस्कार दोस्तों। तो आप सब अच्छे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए आज हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने क्या जाना था, मात्र उसे 1 मिनट में समराइज करते हैं। हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप हुआ और उसके तहत भारतीय लोग प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में ना आए, इसलिए जो अंग्रेज़ों का नीतियाँ रहा और ख़ास करके जो नस्लवादी नीतियाँ था, वो नीतियाँ बहुत अंग्रेज़ी शासन में मुखर रहा, जिसके तहत भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में आने से काफ़ी हद तक रोका गया। हालांकि 1864 में देखिएगा तो भारत का पहला व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में सेलेक्ट हुए। आईसीएस का मतलब उस समय का इम्पीरियलिज्म सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये ऐसे कौन व्यक्ति थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये नस्लीय भेदभाव था। हालांकि आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो मध्यकाल में मुसलमानों को भी बहुत अपने आप को इस बात पर अहम था कि हम भी सर्वोच्च हैं। मुस्लिमों को इस तरह की बातों को बहुत सर्वोच्चता था। वो भी अपने आप को बहुत मुखर और प्रखर और पराकाष्ठ व्यक्ति मानते थे। फिर भारतीय इतिहास में देखिएगा तो ब्राह्मणों को भी ये बहुत ये था, अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस होता था कि हम पैरामाउंट हैं, हम सर्वोच्च हैं, हम मानवीयता हैं, हम सभ्य हैं। और आज के भी इतिहास में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो पुरुषवादी समाज है वो स्त्रियों को किस प्रकार अवॉइड करते हैं। वो स्त्रियों को इस प्रकार अवॉइड करते हैं कि किसी भी मुद्दा और किसी भी समस्या पर सीधे उसको इस बात पे मजबूर कर देते हैं कि तुम समझोगी। यानी या तो मेरी माताएं बहनें हो या आप सभी की माताएं बहनें हो, हर समाज में पुरुषवादी समाज अपने आप को पैरामाउंट मानता है और महिलाओं को नज़रअंदाज करने का काम करता है और किसी भी मुद्दा समस्या पर महिलाओं को इस बात के लिए हमेशा अवगत करते रहता है कि तुम समझ पाओगी, तुम लोग को दिमाग ही छोटा होता है, तुम स्त्री मैं पुरुष। तो ये आज का भी सिस्टम है पुरुषवादी समाज में। जो पितृ सत्ता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक पीछे रखने का काम हमेशा करते हैं। खैर आज के ज़माने में हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम लोग एक समाज को अलग दिशा दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। तो हालांकि आज महिलाएं हैं कि बहुत ऊंची गति से, बहुत तेज़ी गति से अपने फील्ड में हमेशा अवसर को समानता के तहत अपना हमेशा रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन फिर वही बात आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस बात के भी समझना होगा कि महिलाओं को शोषण और भेदभावकारी पुरुषवादी समाज में होता है। तो ऑल ओवर ये सारी हम लोग जान गए थे। लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे ब्रिटिश कंपनी का अफगान नीति और कुछ गवर्नर जनरलों के बारे में जानेंगे। तो ब्रिटिश कंपनी का जो अफगान नीति था, अफगान मतलब अफगानिस्तान। जब ब्रिटिश कंपनी का रूल था भारत में, कंट्रोल था, तो ऐसे में जो चाइना था यानी चीन, वो भारत के प्रति आने की आक्रामकता दिखा रहा था। तो ऐसे में अफगान बीच में पड़ता था। तो कंपनियों का यानी ब्रिटिशर्सों का यह उद्देश्य था कि क्यों ना हम अफगान में अपने मर्जी के एक व्यक्ति को बैठा दे जो रूस को भारत आने से रोके, यानी बफर स्टेट का काम करे। और वैसे में ऑकलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। ऑकलैंड ने इस नीतियों को परिचय देते हुए शाह शुजा नाम के एक व्यक्ति को गद्दी पर अपने मर्जी से बिठा दिया। हालांकि शाह शुजा कौन था? तो ये पूर्व का यहाँ के शासक ही था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे हटा दिया था। लेकिन ये फिर शासक बनने के इसके मन में महत्वाकांक्षा थी। तो ऐसे में ये जो रंजीत सिंह था, रंजीत सिंह से मिला था, जो सिख शासक था रंजीत सिंह, उनसे भी मिला था। और उसी के दरमियान जब उसकी कोई सहायता नहीं हुई तो ये अंग्रेजों के गोद में जा बैठा और फिर अंग्रेजों ने इसको यहाँ पे क्या बनाया? शासक बनाया। हालांकि फिर वहाँ के लोगों ने इसे विरोध कर उतार दिया। तो ये जो नीति था ऑकलैंड का, ये विफल रहा। मात्र आपको यहाँ पे इतना ही जानना है कि शाह शुजा कौन थे, तो उसको क्या किया गया?
तो उसको ऑकलैंड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी ने वहाँ अफगान पर अपने मर्जी के तौर पर गद्दी पर पुनः स्थापित कर दिया। इतना अगर आप जानते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न रुकने वाले नहीं हैं। फिर ये क्या हो गए, असफल रहा क्योंकि लोगों ने प्रतिरोध कर दिया, विरोध कर दिया। फिर उसी के तहत देखिएगा कि ऑकलैंड ने जब वहाँ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रभुत्व स्थापित करने का काम कर रहे थे तो उसका पीछे उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य जो था आर्थिक ना होकर सामरिक था। चीज़ों को समझिए, इसका जो उद्देश्य था ऑकलैंड का यानी कंपनी का, वो क्या था, आर्थिक ना होकर सामरिक था। सामरिक हम उस व्यवस्था को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से हम अपने साम्राज्य को सुरक्षित करें और साम्राज्य को सुरक्षा रखने में काफ़ी हद तक सफल हो, क्योंकि वहाँ वित्त निवेश करने का भी कोई रिसोर्स नहीं था, ना वहाँ इंडस्ट्रीज लगाने का रिसोर्स नहीं था। तो ऐसे में उसका आर्थिक उद्देश्य था नहीं, सामरिक उद्देश्य था, ताकि वहाँ पे अपने मर्जी के व्यक्ति को बैठा कर वो जो रूसिया का जो आक्रमण है वो भारत के तरफ ना आ जाए, ऐसे में ये चाल चला जा रहा था। अफगान के रास्ते रूस का भारत में आने का डर था। अभी मैंने आपको बताया कि अफगान के रास्ते, क्योंकि जब देखिएगा ये भारत है, यहाँ पे अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इधर रूस आ जाता है, तो इस रास्ते रूस एंट्री कर सकता था भारत में, तो इसका डर था कंपनी का। तो ऐसे में कंपनी अफगान के तहत पॉलिसी अपनाया। अफगान रसिया से मित्र हो गया, लेकिन आगे चल के देखिएगा कि अफगान और रसिया मित्र ना हो जाए, इसके लेकर क्या हुआ कि ये सारा षड्यंत्र नीतियां रची जा रही है। अगर रूस है अफगान से दोस्ती कर ले तो ऐसे में अंग्रेज कह रहा है कि अगर आप रूस के साथ गठजोड़ करते हैं, मित्र बनाते हैं, तो ऐसे में हम आपको आक्रमण कर देंगे, और यदि रूस आप पर आक्रमण करता है तो मैं हूं ना, हम हमेशा इस वाले बॉर्डर पर आपको नजर आएंगे। यदि रूस आप पर आक्रमण करता है तो हम आपको संरक्षण देंगे, लेकिन यदि आप रूस से मित्र कर लेते हैं तो ऐसे में हमारा साम्राज्य जो है संकट में आ सकता है। ये नीति किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश कंपनी का। तो ये चीज समझ गए। फिर देखिएगा आगे, मैं यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ कि अफगान एक राष्ट्र और स्वतंत्रता प्रेमी देश था, तो ऐसे में उसके साथ जो उसकी कंडीशन है वैसा ही नीति अपनाया जाए। फिर आगे देखिएगा, एक है लॉरेंस, अंग्रेज है, ऑकलैंड आया, फिर लॉरेंस आया। लॉरेंस ने शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाया। शानदार निष्क्रियता का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे शासन करो, क्योंकि इसको पता था कि अफगान एक राष्ट्र प्रेमी है। तो अफगान को ये कह रहा है कि आप अपने क्षेत्र पर शासन कीजिए, हम आपके इंटरनली पर्सनली हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और निष्क्रियता का मतलब ये है कि इसका सोच ये था कि उधर से रसिया आक्रमण करेगा भारत पर आने के लिए अफगानिस्तान पर, तो जो पहला आक्रमक होगा वो अफगानिस्तान का दुश्मन होगा। तो ये नीति अपना रहा है कौन, तो निष्क्रियता की नीति कौन अपना रहा है, लॉरेंस। इसका पूरा नाम है हेनरी लॉरेंस। आगे देखिएगा कि लीटन आता है, लॉर्ड लीटन। लीटन क्या नीति अपनाया, अग्रगामी नीति, यानी कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी फॉरवर्ड पॉलिसी। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि अपने मर्जी से गद्दी पर अपने व्यक्ति को बैठाना ही बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा, इसलिए मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना ही बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा। ये किसका मानना है, लीटन का मानना है। लेकिन इसका ये स्ट्रेटजी भी, इसका ये व्यवस्था भी फेल रहा। फिर आगे चल के देखिएगा तो 1907 में इंग्लैंड और रूस यानी कंपनी में और रसिया में क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। तो अफगानिस्तान को लेकर कोई ज़्यादा मामला नहीं होता है। ऑल ओवर आप अफगान पॉलिसी के बारे में अगर आप इतना जानते हैं और जो मैंने आपको समझाया अगर उसको भी याद रखते हैं, तो चाहे तो पीटी हो या मेंस हो, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। मात्र इतना पॉइंट से ही आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने की पॉइंट निकाल के आपके सामने रख दिया। आगे देखिएगा
कि 1857 का रिवॉल्ट, मैं अभी रिवॉल्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसका एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि इसी के आसपास जो घटनाएं हुई है, जो छोटे छोटे गवर्नर जनरल आए हैं, जो कुछ प्रोमिनेंट काम किए हैं, उन सबों को एक नज़र में देख लेते हैं। तो आप देखिए कि 1857 का जो रिवॉल्ट के दौरान वहाँ का जो एक गवर्नर जनरल था उस समय का, वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के जो प्रोमिनेंट कार्य रहे हैं, इसकी जो भारत में रिप्रेजेंट ये चीज़ों को किए हैं, उस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, यानी विधवा महिलाएं पुनः शादी करके अपना घर बसा सकती है, ऐसा प्रावधान लाया। 1858 में देखिएगा तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। यानी 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हो गया और जो कंपनी का सत्ता था वो समाप्त हो गया। लेकिन कंपनी कहा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट कही कि कंपनी के सभी संधियों को मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी महारानी विक्टोरिया को कंट्रोल करने से पहले जो कंपनी थी बहुत भारतीयों के साथ और अन्य देशों के साथ तरह तरह के संधियां किया था। तो ऐसे में विक्टोरिया जो आई है, घोषणा हुई है, उस घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि कंपनी के द्वारा किया गया सभी संधियों को मैं सम्मान करूंगा, सभी को बराबरी अधिकार दूंगा और वो सारी संधियां एज इट इज बनी रहेगी। ऐसा कौन कह रही है? तो महारानी जो विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है उसमें सारी बातें लिखी हुई है। और क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षतिपूर्ति जो हुआ है, उस क्षतिपूर्ति को हम भली भांति भरपाई करेंगे। आगे भारतीयों के नियुक्तियों आदि में भेदभाव मनाही होगा, यानी भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आगे ही देखिए कि कैनिंग के सुझाव पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट विलय के नीति को त्याग दिया। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, कैनिंग ही आदेश दिया था महारानी विक्टोरिया को कि भारतीय राजाओं के यदि हम इसी आक्रमक के तौर पर युद्ध करते रहे, विलय करते रहे, तो कहीं ना कहीं भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना आएगा और हमारे प्रति भारतीयों में असंतोष की भावना प्रबल होगी। तो इस तरह से आप याद रखिए कि यहाँ पे कैनिंग के सुझाव पर ब्रिटिश गवर्नमेंट विलय की नीति त्याग दिया और 1858 के बाद क्या कहा कि आप सभी हमारे सोबिडिनेट हैं, यानी आप हमारे अधीनस्थ है, अधीनस्थ है। अगर चाहे तो विलय भी कर सकते हैं और आंतरिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्या कहा है कि आपके मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट विलय नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसका मन किया तो, अगर मेरा मन किया तो मैं भी कर भी सकता हूं, क्योंकि पैरामाउंट और सुपीरियर कौन है? हम हैं, कर सकते हैं अगर मेरा जी चाहे तो। तो ऐसा कौन कहा? ये हमारी नीति है, ऐसा कौन कहा? कंपनी कह रही है। जरूरत पड़े तो हम विलय और युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि पैरामाउंट हम हैं। तो इस तरह से किसके बारे में हम लोगों ने जान लिया? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इस चीज को याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन कौन सी गतिविधियां हुई है जो प्रोमिनेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं और प्रीलिम्स में यहाँ से ही प्रश्न गढ़कर कूट में सजाकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा और कमीशन वाले गलती करा लेते हैं। आगे देखिए लॉरेंस, अगला कौन है? लॉरेंस है, हेनरी लॉरेंस। वो उसका जो शासनकाल था वो 1864 से 69 था। इसके बारे में मात्र एक पॉइंट जानिए, ये दक्ष निष्क्रियता की नीति अपनाया। दक्ष निष्क्रियता का मतलब वही बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। आगे देखिए लॉर्ड मेयो, अगला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है, इसका सबसे पहली विशेषता, ये पहली बार भारत में कोई राजकीय परिवार से आया हुआ था, यानी जो इंग्लैंड में महारानी थी उस राजा के परिवार से गवर्नर जनरल आया था जो शासक था, इसलिए मैंने बताया हूँ कि ये राजकीय परिवार से था। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि ये अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज खोला। ये मेयो कॉलेज खोला कहाँ? अजमेर में, जहाँ पे ब्रिटेन से आए हुए राजाओं के लिए शिक्षा, एजुकेशन के लिए वो कॉलेज स्थापित किया गया था। इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की दौर प्रारंभ की। वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मतलब समझिए। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता का सर्वोच्च शक्ति केंद्र में हो, यानी राज्यों में सीमित ना हो, केंद्र में हो,
सत्ता का सर्वोच्च प्रोमिनेंट और पैरामाउंट पावर। लेकिन जब विकेंद्रीकरण कहते हैं तो चीज़ों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। आज कैसे हमारे देखिए पंचायत में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये जिला परिषद, मुखिया आदि जो व्यवस्थाएं हैं ये होते हैं, इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण कर दिया कि जितना भी टैक्सेस से संबंधित काम होंगे वो राज्य से लेकर केंद्र तक विकेंद्रीकरण के माध्यम से होंगे। इसके और प्रोमिनेंट कार्य क्या है कि इन्होंने जनगणना का प्रारंभ किया और इसी के तहत देखिएगा कि ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे यानी ये सर्वे करेगा और रिपोर्ट भी देगा। हालांकि ज़्यादा यहाँ पे जनगणना के मामले में ये नहीं हुआ, विस्तार व्यापक तौर पर नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को समझना है। फिर देखिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति एक्ट किया है, आपने किसी को हत्या किया है, तो आपने हत्या तो किया है यानी एक्ट किए हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि धारा 300 के तहत इसको सजा दिया जाता है। तो 300 के तहत आप जो अनुच्छेद 300 के तहत आप जो है वहाँ पे एक्ट किए हैं, लेकिन जो आपको सजा होगा, जो आपको फांसी का सजा होगा वो 302 के तहत होगा। तो वही इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पे लाया कितना में 1872 ईस्वी में कि अगर कोई व्यक्ति को आपने मारा है, मारते हुए कोई व्यक्ति देखा है तो वो आकर साक्ष्य दे, एविडेंस दे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया 1872 में। फिर इसी के दरमियान देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ वाली बुक होती है उसमें जो इंडियन पीनल कोड होती है वो 1860 में आया, इंडियन पीनल कोड। हालांकि इससे इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इंडियन पीनल कोड कब आया 1860 में। लॉर्ड लीटन, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, लीटन के बारे में। इसका जो कार्यकाल है, सभी का कार्यकाल याद रखना नहीं है क्योंकि प्रोमिनेंट जो कार्यकाल होता है, ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं कि हिस्ट्री से डरते हैं कि इतना टाइम पीरियड कैसे याद रखेंगे, डेट कैसे याद रखेंगे। तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि जिस बात से आप परेशान रहेंगे उसी बात का बोझ आप पर लाद देंगे। लेकिन जितना आज मैंने 25-30 क्लास लिया उसमें देखिए कि डेट का प्रयोग मैंने बहुत कम किया है क्योंकि ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं डेट। लेकिन जो प्रोमिनेंट है उसको याद रखिए और वो क्रम वाइज याद रखिए कि पहले गवर्नर जनरल कौन आया और फिर उसी को सीक्वेंस में कि इसके बाद, ऐसे में वो याद हो जाएंगे आपको। लेकिन आप जिस बात से पीड़ित रहते हैं कि कैसे याद करेंगे डेट, बहुत सारे टीचर होते हैं यही बोझ आप पर लाद देते हैं। तो ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं। तो लॉर्ड लीटन, इसका टाइम पीरियड जान लीजिए 1876 से 80 तक रहा था। जितने भी गवर्नर जनरल आते थे उन सबों को लगभग कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। लेकिन कोई समय में आपातकालीन व्यवस्था ना आ गया, आफा सुल्तानी ना आ गया, जब तक वो 5 वर्ष तक ही काम करते थे। लॉर्ड लीटन के बारे में जानिए तो ये अफगान नीति का विस्तार किया, बहुत अच्छा से विस्तार करने में सफल रहा। प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति हेतु व्यवस्था किया। महारानी विक्टोरिया भारत में आई थी और सम्राज्ञी की घोषणा हुआ था, यानी सम्राज्ञी मतलब एक टाइटल, कैसे ही जैसे। और दिल्ली में दरबार लगा था इसी टाइम, और दरबार जब लगा था महारानी नहीं आई थी, उसके जो कार्यकर्ता लोग थे वो आए थे और दरबार लगा था इसी टाइम दिल्ली में। और ये वह टाइम है 1876 जिस समय अकाल से बहुत सारे भारतीय लोग बंगाल में मर चुके थे। और उतना बड़े अकाल में ये भाई साहब दरबार लगा रहे थे, दिल्ली दरबार, और एक तरफ भारतीय लोग थे जो अकाल से ग्रसित थे, अकाल से मर रहे थे। तो ऐसे में अकाल से मर रहे थे उसका मात्र एक कारण था, क्योंकि इन्होंने जब बागवानी फसल का बढ़ावा दिया उससे भारतीयों का जो परंपरागत उद्योग था, हस्तकरघा उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, उन सबों का पतन हो गया। तो ऐसे में भारतीय लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी से ग्रसित होंगे, भूमियाँ बंजर हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेजों को जो नीतियाँ था
इस नीतियां का भुगतान कौन कर रहा है? भारतीय लोग कर रहे हैं। भारतीय लोग उस व्यवस्था से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये अंग्रेज है, महारानी जो आई है, सम्राज्ञी अपने आप को कह रही है और दिल्ली में दरबार लगा रहा है यही 1876 के आसपास में। तो आप समझिए कि वो कौन सी मानवीयता है इसके अंदर। अपने आप को जो सभ्य कहते थे, अपने आप को उत्तम बताते थे कि हम श्रेष्ठ लोग हैं, हम सभी के साथ समता और समानता के साथ पेश आते हैं। तो ये कौन सी समानता है कि आपके नीतियां के तहत बहुत सारे लाखों करोड़ों भारतीय मर गए और आप उसी के टाइम पीरियड के अंदर गए जिस समय भारतीय लोग मर रहे हैं और आप दिल्ली में दरबार लगा रहे हो। तो इस तरह के बातें आई है, आपको समझना होगा। आगे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि एक्ट लाया गया और ऐसा कह दिया गया कि भारतीय लोग अब जो अपना पेपर प्रकाशन आदि करते हैं उसकी मनाही होगी। वो परमिशन लेकर ही अपना पेपर निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, ये मिराथुल अखबार राजा राम मोहन राय निकालते थे, केसरी सरदार बल्ले लाला लाजपत राय आदि लोग निकालते थे। तो इस तरह से क्या है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। आगे देखिएगा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट का मतलब क्या होता है? तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट मतलब ड्रामा के माध्यम से, नाटक नुक्कड़ के माध्यम से जो हम प्राचीन काल में जो हमारी व्यवस्था था उसको हम लोग उजागर करते थे और अंग्रेजों का जो गलत नीतियां था उसका भी उजागर करते थे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने एक्ट लाया, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, और कहा कि कोई नाटक नुक्कड़ नहीं होगा और फिर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखिएगा शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम के तहत यह कह दिया गया कि कोई भी भारतीय लोग रिवॉल्वर, बम बारूद आदि लाइसेंस के माध्यम से बनाएंगे। ऐसे कहने का पीछे उसका मात्र एक कारण ये हो सकता है कि उसमें बहुत सारे भारतीय थे जो हाथ में शस्त्र आदि लेकर चलते थे, रिवॉल्वर आदि लेकर चलते थे। मान लिया जाए कि यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, मान लिया जाए ये दिल्ली है, ये मुखर्जी नगर है और ये जीटीबी है। ये मुखर्जी नगर है और ये जीटीबी है। और मान लिया जाए यहाँ से कोई एक भारतीय युवा यहाँ तक पैदल आ रहा है, जहाँ पे रेड लाइट दृष्टि का सेंटर है वहाँ तक मान लिया जाए आ रहा है एक भारतीय युवा, और इधर से एक अंग्रेज आया, गोरे आदमी टोपी लगाए हुए, उन लोग को लाइफ स्टाइल ही देखते थे, गोरा टोपी चश्मा, इधर से भी वो पैदल आ रहा है। और भारतीय एक युवा है जिसके हाथ में बम है, गोली है, और ये व्यक्ति अकेला है और इधर 200 मीटर कोई नहीं और इधर भी 200 मीटर कोई नहीं। और ऐसे में ये भारतीय युवा के अगर रानी लक्ष्मीबाई याद आ गई, भगत सिंह याद आ गया, चंद्रशेखर आजाद याद आ गया, तो सोचिए तो ये बेचारा जो व्यक्ति है अंग्रेज, इसको क्या होगा। मैं बेचारा शब्द यूज कर दिया हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा। ये जो अंग्रेज है, गोरे लंगूर है, इसको क्या हाल करेगा वो युवा? बम से उड़ा देगा कि नहीं? अब खुद सोच के देखिए। तो इन सब गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि शस्त्र अधिनियम एक्ट लाओ और उस एक्ट के तहत भारतीयों जो खुलेआम गोली बारूद लेके चलते हैं उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अकाल आयोग, मुक्त व्यापार आयोग, वित्तीय विकेंद्रीकरण आयोग, वित्तीय विकेंद्रीकरण को ये भी बढ़ावा दिए थे लिटन भी। तो ये सारी जो गतिविधियां हुआ किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। जो इतना सारा भेदभाव है आप समझ सकते हैं ये भेदभावकारी नीतियाँ क्या है। पहले तो नस्लवादी भेदभाव, और नस्लवादी भेदभाव के तहत भारतीयों को प्रशासन में आने से रोका गया। हालांकि भारतीयों में भी नस्लीय भेदभाव होता था। आप मध्यकाल में देखिएगा तो जो मुसलमान थे, खास करके तुर्की मुसलमान, उसको अपने आप में बहुत अहम था कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पैरामाउंट हैं, हम शासक हैं। और फिर भारतीय इतिहास में देखिएगा तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को भी इस बात का बहुत अहम था कि हम श्रेष्ठ लोग हैं, हमारी वाणी ही हम भगवान को ये कर लेते हैं।
फिर आज के डेट में देखिए वर्तमान में तो जो पुरुषवादी समाज है, उस पुरुषवादी समाज को भी अपने आप पर बहुत गर्व होता है और स्त्रियों को मात्र ये बात कह देते हैं वो लोग कि तुम समझ नहीं पाओगी। स्त्रियों को एकदम तुच्छ बताते हैं और अपने आप को पैरामाउंट और सर्वोच्च बताते हैं, सुपीरियर बताते हैं, स्त्रियों को इंफीरियर बताते हैं कि तुम समझ पाओगी, तुम कुछ नहीं समझ पाओगी। तो ये हमारी समाज का स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि हमारी ये दृष्टि है। एक होता है दृष्टि और एक होता है दृष्टिकोण। हमारी दृष्टिकोण में ही दोष है। जो दृष्टि मतलब जो हम देख रहे हैं इसमें दोष हमारा नहीं है। जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण विकास कैसे होता है, तो वो हमारे समाज से जो हमने समाज में देखा है, समाज का जो मूल्य है, जो समाज से जो आपने ग्रहण किया है, एक वातावरण का प्रभाव होता है उस व्यक्ति पर। क्योंकि आप बचपन से क्या देखते आए हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को सामाजिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं होना। स्टेज पर पुरुष तो बैठ सकता है लेकिन महिलाएं नहीं बैठ सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष समाज है। तो ये जो घटिया मानसिकता हमारे अंदर है, हमारे समाज के अंदर है, वो कहीं ना कहीं हमारा देश के तुष्टीकरण में और हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है। हम इन सब चीज़ों को तभी खत्म कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति समता और समानता की भावना आएगी। और हम ऐसा नहीं कि जेंडर के तौर पर हम भेदभाव करें कि वो महिला है और वो स्त्री है। हम दोनों के बीच सौहार्दपूर्वक एक संबंध स्थापित करना होगा। तभी हम इन सब चीज़ों के माध्यम से महिलाओं को भी मात्र हम इस बात पर कह के नहीं आरोपित कर सकते हैं कि तुम स्त्री हो और तुम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा सकती हो। तो ये सारी गतिविधियां हैं जिसको हम जानेंगे और एज इट इज़ हम निरंतर इस तरह के चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज हमने अपनी पूरी कक्षा को इतना सारी बातों में समेट दिया। जो मेन इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल थे उन सबों को भी समेट दिया है, जहां से प्रश्न आते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या अन्य प्रकार के भी एग्जाम हो। तो ऐसे में हम अपनी कक्षा को फिर आगे बढ़ाते हुए आज के लिए यहीं पे क्लास रुक जाएगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।